अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दिबाचा बाय निगाह राहिल पार्ट 4। आसमान के रंग मध्यम पड़ गए थे। सूरज ढल रहा था। नारंगी, गुलाबी और हल्की जामनी रंगत शाम के जज्बात की अक्कासी कर रही थे। दरख्तों की शाखें शाम में चलती हुई हल्की फुल्की हवा की वजह से लहराती एक उदासी की फिजा कायम थी। यूँ लगता जैसे दुनिया एक और दिन के ढल जाने का मातम बना रही हो। लिविंग रूम की बत्तियां जलने के बावजूद ही बुझी हुई ही लग रही थी, जैसे उनका दिल बुझा हुआ था। वो इधर तन्हा थी। उनके कंधे आगे की तरफ झुके हुए थे। आंखें बोझल थी। उनका दिल दिमाग कई सोचों में गुम था। अयाज जैमरे खातून के लिए बहुत अजीज था। वो बुराक से 1-2 साल ही छोटा था। उसका यूं इस दुनिया से चले जाना उनके घर में मौजूद हर शख्स के लिए ही काफ़ी तकलीफ़ का सबब था। मिराए कुछ देर पहले ही घर पहुंची थी। जैमरे खातून की ये हालत देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर जब उन्होंने उसे सब बताया तो वो भी एकदम हैरान रह गई और परेशान भी। जैमरे खातून को कुछ देर हौसला और तसल्ली देने के बाद उसने उन्हें लिविंग रूम में भेजा और ख़ुद वो फ्रेश होने गई थी। बुराक अभी तक घर नहीं आया था। ये शाम यकीनन एक गम की शाम थी, और ये गम पहुंचाने वाला कौन था। आखिर ये सब हुआ कैसे, मिराया ने पूछा। वो चंद लम्हे पहले ही फ्रेश होकर आई थी और जैमरे खातून के साथ बराबर में सोफे पर आकर बैठी थी। शाम भी अब ढल चुकी थी। आसमान पर सिया गहरे साए का जाल बिछा हुआ था, जिस पर चांद की रोशनी हर सू फैले हुई थी। मुझे खुद नहीं मालूम, उन्होंने शान उचकाकर जवाब दिया। उन्हें बुराक ने जितना बताया था उसे वही जानती थी। और फिर हर तरफ एक तवील खामोशी का बसेरा हो गया। कुछ देर बाद उस खामोशी में किसी ने खलल पैदा किया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो दोनों चौकन्ना हुई। जैमरे खातून लिविंग रूम से बाहर निकली और उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा। मिराया भी उनके साथ ही खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी। बुराक घर में दाखिल हो चुका था और उन्हें देखकर वो चंद लम्हे के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और फिर छोटे छोटे कदम लेता हुआ उनकी जानिब बढ़ा। बुराक के चेहरे पर बहुत कुछ था। उसकी आंखें भारी और मध्यम नजर आ रही थी। वो उनके करीब आया और सर हिलाकर जैसे इशारे से सलाम किया हो, और फिर लिविंग रूम में चला गया। वो दोनों भी उसके पीछे लिविंग रूम में आई। वो सीधा सोफे पर टांग जमाए टेक लगाकर बैठा। उसके कंधे दिन भर की तकलीफ के बाद भारी हुए पड़े थे। उसने चंद लम्हे के लिए आंखें बंद कर डाली। जैमरे खातून और मिराय इसके बराबर में सोफे पर आकर बैठी और वो उसे सुनने की मुंतजिर थी। उसने आंखें खोली और एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। अयाज को हमने दफना दिया है, उसने भारी आवाज़ में कहा तो जैमरे खातून की आंखों में नमी मजीद बढ़ गई। और मेरे चचा लापता है। चंद लम्हे बाद उसने मजीद कहा, तारीक आसमान पर झलकते हुए चांद की रोशनी न्यूटोरियम के पोल के पानी पर रक्स कर रही थी। पानी का साफ और शफाफ नीला रंग चांद की रोशनी के बाद चमक रहा था। इर्द गिर्द चलती हवा ठंडी और करकरी थी। वो न्यूटोरियम में मौजूद था। एक गहरी सोच में डूबा हुआ वो वहाँ चहलकदमी कर रहा था। आखिर एमरे चचा कहाँ होंगे? ये सवाल वो अपने दिल ही दिल में कई बार पूछ चुका था, और जितनी बार वो अपने आप से सवाल पूछता उसके चेहरे पर तनाव के तासरात मज़ीद बढ़ जाते। और फिर किसी के कदमों की आवाज़ पर वो अपनी सोचों के दायरे से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो मिराय उसके करीब आ रही थी। क्या हुआ मिराय, तुम अभी तक सोई नहीं? जब वो उसके सामने आकर खड़ी हुई तो उसने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। हाँ बस यूं ही, पता नहीं क्यों। उसने कंधे उचकाकर झूठ बोलने की नाकाम कोशिश की। बुराक जान गया था कि वो झूठ कह रही है। बुराक के सामने झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम था। उसकी तशवीश से भरी निगाहें अपने ऊपर देखकर मिराय ने गहरी सांस ली, जैसे अब उसको सच बताना ही पड़ेगा। आज मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, उसने लब काटते हुए कहा तो उसकी नीली आंखें भर आई थी। मिराय, बाबा की याद हमें कब नहीं आती? उनकी याद तो हमेशा मेरे साथ रहती है। उसने उसके कंधे नरमी से थपथपाते हुए कहा तो वो जख्मी से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराई। हाँ काश बाबा हमारे साथ होते, उसने हसरत भरे अंदाज में कहा।
अल्लाह के फ़ैसले वो खुद बेहतर जानता है। हम अल्लाह के फ़ैसलों पर सवाल और एतराज़ नहीं कर सकते। हम अल्लाह के फ़ैसलों को कभी नहीं समझ सकते। तुम बस ये दुआ किया करो कि बाबा जहाँ हैं उन्हें वहाँ आला मकाम हासिल हो। उसने थोड़ा सोचकर कहा। मिराया ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया और फिर वो वहाँ से जाने लगी। वो जानता था कि वो अब वो अपने कमरे में जाकर खूब आंसू बहाएगी, लेकिन वो अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। कभी कभी इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। वो अभी तक न्यूटोरियम में मौजूद था। अब वो पूल के सामने बैठा था। रात अब गहरी हो चुकी थी, बहुत गहरी। अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। वो ज़ेरे लब आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। उसका दिल शिकस्ता था, आंखें बोझल। पहले बाबा चले गए, फिर अयाज और फिर एमरे चाचा। उसने अफसोस से सर झटका। चंद लम्हे खामोश रहा। इस खामोशी के बावजूद उसकी नीली आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वो जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। उसने दिल ही दिल में अपने आप से अहद किया। रात की तारीकी और आसमान पर रोशन चांद उसकी इस अहद के गवाह बने। ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। बाबा, मुझे आपकी नसीहतें याद है। उसने अब की बार आसमान पर रोशन चांद को मानी खेज नज़रों से देखते हुए ज़ेरे लब कहा। और फिर उसका दिलो दिमाग माजी की यादों के समंदर में डूबने लगा, जिसमें वो इस वक्त खुद डूबना चाह रहा था। अगरचा यहाँ आपके दिन मुख्तसर थे, आपकी रूह जिंदा बेदार मुकम्मल थी। हम अब एक दूसरे की तरफ नहीं देखते अपने नामों की पुरानी दौरी से। कुछ साल पहले वक्त की रफ्तार पीछे को जा रही थी, बहुत पीछे। कैलेंडर पर तारीखें उलट रही थी और फिर एक जगह आकर रुक गई। ये वही जगह थी जहां अब एक नहीं दो अफराद मौजूद थे। न्यूटोरियम में वो दोनों अफराद पूल के सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान कुछ देर पहले ही थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी और फिर खामोशी छा गई थी। रात गहरी थी, बेहद गहरी। आसमान पर रोशन चांद काफ़ी पुरफतन लग रहा था। बाबा, क्या आप परेशान हैं? सवाल पूछने वाले लड़के की उम्र इस वक्त 15 साल थी। उसकी नीली आंखों में अपने साथ बैठे शख्स के लिए परेशानी थी। उसके साथ बैठे शख्स ने एक नज़र उसे मुस्कुराकर देखा। उसकी सियाह आंखों में बहुत कुछ था जो वो लड़का समझ न सका। नहीं बेटे, मैं परेशान नहीं हूँ, यामान बेशिकस्त खुर्दा लहजे में मुस्कुराए। बुराक को उनकी यूँ तसल्ली देने पर भी इत्मीनान न पहुँचा। अपने बाप को अच्छे से जानता था, उनके हर एक रवैये से पूरी तरह वाकिफ था। आज वो परेशान नहीं, बहुत परेशान थे। ये वो अच्छे से जानता था और वो अपनी परेशानी को क्यों छुपा रहे थे ये वो समझ नहीं पा रहा था। बुराक, मैं तुम्हें आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा कहा। एक वक्फा लिया। वो उन्हें सुनने का मुंतज़िर था। शर्त यह है कि तुम उन्हें हमेशा याद रखोगे, उन्होंने उसे जताते हुए कहा। बाबा, मैं आपकी कही गई कोई बात आज तक नहीं भूला। उसने काफ़ी पुरएतमाद अंदाज में यामान बे से कहा। बहुत खूब। उन्होंने उसके कंधे थपथपाए। तो अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना, उन्होंने उसे ताकीद की। उसने इस बात में सर हिलाया। यामान बे आसमान पर रोशन चांद को मानी खैज नज़रों से देखने लगे। बुराक ने भी उनकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए चांद को देखा। बेटे, तुम जानते हो कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की थी। वो नसीहतें मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उन्होंने चंद लम्हे बाद उसे नरमी से कहा। आपको नसीहतों के बारे में कैसे मालूम? बुराक ने उन्हें सवाले निगाहों से देखते हुए पूछा। ये नसीहतें दरअसल कुरान की आयत में मौजूद है, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया। तो बुराक की आंखों में एक चमक सी उभरी। कौन सी सूरत में? सवाल फ़ौरन पूछा गया। सूरह लुक़मान में, जवाब भी फ़ौरन दिया गया। अच्छा बाबा, तो उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन यामान बे ने उसकी बात काट दी। हाँ, तो अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात खामोशी से और गौर से सुनो, उन्होंने उससे कहा। तो उसने खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। वो अब पूल के नीले पानी पर लहराती हुई चांद की रोशनी को देख रहा था। यामान बे ने एक नज़र उसे देखा और फिर आसमान की तारीकी में रोशन चांद को देखने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर वो कहना शुरू हुए। हज़रत लुक़मान ने कहा कि ए मेरे बेटे, बेशक अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर हो, फिर ख्वाह वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में या ज़मीनों में, तब भी अल्लाह उसे हाजिर फरमा देगा। बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन बाखबर है। वो अपनी नज़रें आसमान पर जमाए हुए संजीदगी से कुरान की नायात का तर्जुमा सुना रहे थे। उन्हें नायात का तर्जुमा ज़बानी याद था। बुराक पूल के पानी के ऊपर नज़रें जमाए हुए था, लेकिन उसका जहन अपने बाप के अल्फाज को सिर्फ
सिर्फ सुन नहीं रहा था बल्कि उसे हमेशा याद रखने की कोशिश भी कर रहा था। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करो और नेकी का हुक्म करो। उन्होंने नरमी से एक नज़र से देखा जो उनकी बातें काफ़ी मुतवज्जा होकर सुन रहा था। और बुराई से मना करो और तुम्हें जो तकलीफ़ पहुँचे उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। यामान बे ने अब की बार बुराक के इर्द गिर्द अपने बाजू फैलाए हुए उसके माथे पर चूमा। वो उनकी बातें भी सुन रहा था और समझ भी, लेकिन फिर भी इस वक्त उसके जहन में बहुत से सवालों ने घर कर लिया था। बाबा मुझे आज ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सवाल कई बार उसके दिमाग में उभरता, लेकिन उसका जवाब उसके पास नहीं था। और लोगों से बेरुखी ना करो और ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। उन्होंने अब की बार उसे देखा और धीरे से सर हिला दिया, जैसे उससे पूछ रहे हों कि जो वो कह रहे हैं उसे समझ आ रहा है या नहीं। बुराक ने भी हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया, जैसे वो उनकी कही हर बात समझ रहा हो। वो अपने चलने में मयाना रवै इख्तियार करना और अपनी आवाज़ नीची रखो। यकीनन आवाज़ों में सबसे बड़ी आवाज़ गधे की आवाज़ है। यामान बे ने अपनी बात मुकम्मल की। अब वो बुराक की तरफ मुतवज्जा हुए, जो अब पूल के पानी पर नज़रें जमाए हुए अपनी सोचों में गुम सा था। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हें ये बातें समझ में आई क्या? उन्होंने उससे नरमी से पूछा। तो वो एकदम अपनी सोचों की खला से बाहर आया और उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी बाबा, मुझे समझ आ गई है, उसने काफ़ी यकीन से कहा। उम्मीद करता हूँ जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। उन्होंने ऐब्रो उचकाकर मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, आप मुझे आज ये सब क्यों बता रहे हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद बुराक के दिल को जो सवाल खटक रहा था उसने वो पूछ डाला। वो ये सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुराए, जैसे वो इसी सवाल की तौक़ा कर रहे हों। मैं जानता था तुम ये सवाल ज़रूर पूछोगे और इसका जवाब ये है कि उन्होंने एक वक्फ़ा लिया। बुराक, मैं चाहता हूँ जब मैं इस दुनिया में ना हूँ तो तुम्हें इस ज़िंदगी को गुजारने के उसूल मालूम हो। उन्होंने कहा तो अब की बार उनकी आंखों में हल्की सी नमी की लहर उमड़ आई। बुराक का दिल एकदम डूबा था। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने फ़ौरन मफ़हूम से लहजे में पूछा। आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, आपको कभी कुछ नहीं होगा। उसने उन्हें गले लगाते हुए प्यार से कहा। बेटे, बहुत तो बरहक है, उन्होंने उसे थपथपाते हुए कहा। तो उनके लहजे और चेहरे के तासुरात में बहुत कुछ था। उनकी अभी की जाने वाली और उससे पहले वाली बात ने बुराक को बेसुकून कर दिया था। बुराक, एक आखिरी नसीहत सुन लो मेरी, फिर बेशक तुम जाकर सो जाओ, उन्होंने उससे कहा। तो अब उनका लहजा काफ़ी संजीदा था। वो उनके बराबर में बैठा खामोशी से उनकी नसीहत सुनने के लिए मुंतज़िर था, लेकिन उनकी इस जुमले ने उसे मज़ीद बेसुकून कर दिया। आखिरी नसीहत क्या मतलब? अगर उन्होंने नसीहत कहा होता तो वो बेसुकून ना होता, लेकिन उन्होंने आखिरी नसीहत कहा था, जिस वजह से वो बेसुकून हो गया था। बाबा, आप कहिए जो आप कहना चाहते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने बाप से कहा, जो कि बिल्कुल सच था। उसके बाप की गई गुफ्तगू ने वाकई उसकी नींदें उड़ा दी थी। अच्छा तो सुनो बेटे, इस दुनिया में तुम्हें बहुत से दोस्त मिलेंगे, अच्छे दोस्त तुम्हारे लिए एक नेमत होते हैं, लेकिन मेरी एक बात कभी मत भूलना, इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है मुनाफिक दोस्त। यामान बे की आंखों में मज़ीद नमी उभर आई। रात के साए सिमट चुके थे, सूरज अब आसमान पर चांद की जगह ले चुका था। ये सुबह बुराक की ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली थी। ये सुबह उसकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ था। जहाँ ये सुबह किसी के लिए एक इख्तिताम था, वैसे ही ये किसी के लिए एक नई शुरुआत थी। वो बेड पर लेटा था, आंखें धीरे से खोलकर इर्द गिर्द देखा। कमरे में हर तरफ सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। पर्दे खिड़कियों पर गिरे हुए थे, तब भी सूरज की किरणों की रोशनी इस कदर तेज़ थी कि उसने कमरे को भी रोशन कर दिया था। वो आंखें रगड़ता हुआ बेड के साथ टेक लगा कर बैठा और फिर उसे कुछ सुनाई दिया। ये बहुत सी आवाज़ें थीं और उन आवाज़ों में जमरे खातून की आवाज़ सबसे ऊंची थी। वो पहले कुछ समझ न पाया, क्या आने रो रही है? वो ज़ेरे लब नासमझी से बड़बड़ाता हुआ बेड से उठा और तेज़ कदम लेता कमरे से बाहर को निकला। कमरे से बाहर निकलकर जमरे खातून की रोने की आवाज़ मज़ीद ऊँची हो गई। उसकी बेचैनी बढ़ी और उसके कदम तेज़ हुए, यहाँ तक कि वो तकरीबन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ी से नीचे उतरकर अपने सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। वो बिल्कुल साकित सा खड़ा रहा। सीढ़ियाँ उतरकर सामने ही लिविंग रूम था। सीढ़ियों के साथ ही कुछ फासले पर यामान बे और जमरे खातून का कमरा था। उनके घर में 2 लिविंग रूम थे। जो लिविंग रूम एक तरफ को वाक़ था, वो ज़्यादातर मेहमानों के लिए रखा गया था।
फर्श पर यामान बे की लाश कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, जिसके साथ ही जमरे खातून सर झुका सिसकियां लेते हुए अश्क बहा रही थी। वो ये मंजर बेयकीनी से देख रहा था। उसका दिल डूब रहा था, आंखें नम हो गई और फिर उसकी आंखों ने बरसना चाहा, लेकिन अपनी वालदा की इस हालत को देखकर उसने अपने आंसू जब्त किए और मुट्ठियां भींची। बाबा रात को मुझे वो नसीहतें इसलिए कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि उसकी आंखें एकदम हैरत से फैली थी। उसको अब अपने काफ़ी सवालात के जवाबात मिल रहे थे और कई नए सवालात अब उसके जहन में घर भी कर रहे थे। वो जमरे खातून की तरफ तेज़ कदम चलता हुआ बढ़ा, उन्हें प्यार से गले लगाया। जमरे खातून की सिसकियों की आवाज़ मज़ीद बढ़ गई। उसने उनके कंधों पर धीरे से थपथपाया, यूँ कि उन्हें हौसला दे रहा हो, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर हर औरत के लिए मानना कि उसने जिस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हों वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गया है, यकीनन काफ़ी मुश्किल होता है। आने ये सब कैसे हुआ? उसने बमुश्किल अपनी ज़बान से अल्फाज अदा किए। जमरे खातून ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपने ही गम में निढाल थी और बस बिल्कुल बिलक कर रोई जा रही थी। तुम्हारे बाबा को शहादत नसीब हुई है बुराक। दरवाजे से अंदर घर में दाखिल होते हुए अहमरे चचा ने बुराक को अपनी वालदा को यूँ तसल्ली देते हुए देखकर कहा। उसने एक नज़र उन्हें नम आँखों के साथ देखा और फिर दोबारा जमरे खातून की तरफ मुतवज्जा हुआ। आने आप मत रोएं, बाबा तो शहीद हुए हैं। उसने एक वक्फा लिया, और शहीद कभी नहीं मरता, वो तो हमेशा जिंदा रहता है। उसने मज़ीद काफ़ी मानी ख़ज़ अंदाज में कहा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था। दिल ने आज एक पुख्ता अहद कर लिया था जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। कुछ दिन बाद उफ़क़ पर गुलाबी, नारंगी, गहरे जामुनी और गहरे जर्द रंगों का बसेरा था। सूरज गुरूब हो रहा था। गुरूब होते सूरज को देखकर यूँ लगता जैसे ये गुरूब होता सूरज बिल्कुल उनके आशियाने की खुशियों के गुरूब होने की गवाही दे रहा था। वो अपने कमरे में मौजूद था। मेज़ पर अपनी डायरी के सफ़हात फैलाए, हाथ में एक पेन पकड़े वो उन पर कुछ तहरीर करने में मसरूफ़ था। वो डायरी पर अब एक सवाल लिख रहा था। बाबा को शहीद किसने किया और क्यों किया? ये सवाल लिखने के बाद बुराक के लिखते हुए हाथ चंद लम्हे के लिए रुके। उसने अपना पेन मेज़ पर रखा और कुर्सी के साथ टेक लगा कर बैठ गया। आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। यामान बे की शहादत के बाद बुराक और मिराए के जमरे खातून से कोई बात ना हो सकी। जमरे खातून सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। बुराक उनके लिए खाना लेकर जाता तो वो इनकार कर देती। इलाक इसरार करने पर वो थोड़ा बहुत खाना खा लेती, लेकिन फिर भी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे में घर का सारा निज़ाम बुराक को ही संभालना पड़ा। मिराए छोटी थी, उसका ख्याल भी बुराक ही रखता। ऐसे हालात में मिराए भी डिस्टर्ब नहीं, बहुत डिस्टर्ब थी। अपनी पढ़ाई पर भी सही से तवज्जो नहीं दे पा रही थी, लेकिन बुराक उसे अपनी पढ़ाई पूरी तवज्जो के साथ करने की बार बार ताकीद करता रहता। अहमरे चचा और उनकी बीवी भी कई मरतबा उनके घर आते जाते रहते। बुराक जमरे खातून से ये सवाल पूछना चाहता था कि उसके बाप को शहीद करने वाला कौन है, लेकिन उन हालात में उनसे ये सवाल पूछना उसे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मैं कैसे मालूम करूं कि बाबा को शहीद किसने किया? अगला सवाल जब उसके जहन में उभरा तो उसने अपनी आंखें खोली। उसके जहन के पर्दों पर कुछ झलका। उसे याद आया कि यामान बे को डायरी लिखने का काफ़ी इश्तियाक था। वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी और गम के लम्हात अपनी डायरी में तजुर्बा करते। बुराक को भी डायरी लिखने की आदत उन्हीं से मिली थी। ज़रूर उनकी डायरी से मुझे कुछ मालूमात मिल जाएगी, उसने दिल ही दिल में काफ़ी उम्मीद के साथ सोचा। वो कुर्सी खींच कर उठा और तेज़ कदम चलता हुआ स्टडी रूम में गया। उसने स्टडी रूम में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। चारों अतराफ में गहरे भूरे रंग के रैक्स में मुख्तलिफ किताबें नफासत से रखी गई थी। यामान बे को किताबों का मुताले का बहुत शौक़ था। यही शौक़ बुराक को भी था, और हर किताब फिर ख्वाह वो मज़हब, सियासत, अदब या तारीख़ के मुतालिक हो, इन सब को बराबर शौक़ और तवज्जो के साथ पढ़ता। आज ये स्टडी रूम कितना बेरौनक लग रहा है। उसने दिल ही दिल में मफ़हूम से अंदाज में सोचा। यामान बे अगर कभी सारा दिन घर में मौजूद होते तो ज़्यादातर स्टडी रूम में ही रहते। यामान बे के जाने के बाद सिर्फ ये स्टडी रूम ही नहीं बल्कि पूरे घर में बेरौनकी छा गई थी। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ वहाँ रखी एक मेज़ के पास आ गया। उसकी आंखों में एक नमी सी उभर आई। मेज़ पर कुछ किताबें एक तरतीब के साथ रखी थी। वो चंद लम्हे मेज़ और उस पर पड़ी उन किताबों को देखता रहा। बाबा ने अपनी डायरी ज़रूर इधर ही कहीं रखी होगी। अब की बार वो इन किताबों को इधर उधर करते हुए खुद को तसल्ली देने वाले अंदाज में ज़ेरे लब कह रहा था। काफ़ी वक्त गुजर गया और मेज़ के तमाम दराजों में और हर किताब को इधर उधर
करके देख चुका था, लेकिन उसे यामान बे की डायरी नज़र नहीं आई। उसके चेहरे पर तनाव की लहरें उभरी। वो कुछ मायूस सा हो गया। मेज़ के साथ रखी कुर्सी को वो खींचकर उस पर बैठा। वो 2-3 गहरी सांस ली। उस मेज़ के एक कोने पर बुराक और उसके ख़ानदान की तस्वीर एक फ्रेम में सजी हुई वहाँ पड़ी थी। उसकी नज़र उस फ्रेम की जानिब गई। तस्वीर में नज़र आते ही यामान बे को देखकर उसके जहन के पर्दों पर उनके कुछ अल्फाज नमूदार हुए। बुराक कभी भी मायूस ना होना, ये नसीहत वो उसे कई बार किया करते थे। इन अल्फाज ने जैसे उसकी हिम्मत बंधाई थी। वो एकदम कुर्सी से उठा। अब की बार उसकी आंखों में एक खास चमक थी। इस स्टडी रूम में किताबों की एक अलमारी भी थी। वो अलमारी की जानिब बढ़ा। अलमारी का दरवाज़ा खोलते ही उसने उसके हर खाने में किताबें इधर से उधर करना शुरू की। उसके दिलो दिमाग में एक उम्मीद थी। वो कुछ देर तक यूं ही किताबें इधर से उधर करने में मसरूफ़ रहा और फिर वो लम्हा आया जिसका उसे इंतज़ार था। अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में एक कोने पर यामान बे की डायरी पड़ी थी। उस डायरी को वहां पड़ा देखकर बुराक की आंखों की चमक मजीद बढ़ गई। उसने फौरन डायरी पकड़ ली और वापस मेज के साथ रखी कुर्सी पर आकर बैठा। उस डायरी का कवर सफ़ेद था और बॉर्डर सियाह रंग के थे। डायरी के सफ़हात अपने सामने फैलाए वो अब मुकम्मल तवज्जो के साथ उनकी डायरी को पढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसने डायरी बंद की। मेज़ पर रखे फ़ोटो फ्रेम पर एक नज़र दौड़ाई। बुराक की आंखें भीग चुकी थी। बाबा के साथ इतना बुरा हुआ। कितने दुख की बात है कि बाबा के सच्चे दोस्त ने ही उनके साथ गद्दारी की। उसने तकलीफ के साथ उस तस्वीर को देखते हुए सर झटका। आखिर वो दोस्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब की बार वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया तो उसकी नीली आंखों में तैश की बिना पर सुर्खी भी उतर आई थी। यामान बे ने अपनी डायरी में तहरीर किया था कि उनका दोस्त जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने उन्हें धोखा दिया। वो दोस्त उनके दुश्मनों की सिफ़ों में जाकर खड़ा हो गया। वो उनका काफ़ी पुराना दोस्त था। इस बात की उन्हें बिल्कुल उम्मीद न थी। अगर कोई दोस्त धोखा दे तो दुख होता है, लेकिन अगर कोई पुराना दोस्त जिसके साथ आपने काफ़ी वक्त गुजारा हो और जिससे आपको धोखा खाने की उम्मीद ही ना हो, उसका दिया गया धोखा आपके दिल को शीशे की टूटी हुई कुर्सियों की मानंद बना देता है। दिनदार मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा। अब की बार उसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए लब भींच कर खुद से कहा और फिर वो कुर्सी से उठा। यामान बे की डायरी पकड़ी और स्टडी रूम की बत्तियां बुझाकर बाहर निकला। वो अब सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। कमरे में पहुंचकर उसने मेज़ पर मौजूद अपनी डायरी को देखा। साथ ही उसने यामान बे की डायरी भी मजीद मेज़ पर रख दी। उसने मेज़ पर रखे पेन को उठाया और फिर अपनी डायरी पर कुछ तहरीर करने लगा। मैं बुराक आज अपने आप से ये वादा करता हूँ कि जिस राह का इंतखाब मेरे बाबा ने किया मैं भी उसी राह पर चलूँगा। उसने अपने आप से अहद किया। वो जानता था कि वो इस अहद को ज़रूर पूरा करेगा क्योंकि वो अहद तोड़ने वालों में से नहीं था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन वक्त का तकाजा है। आज मुझे ये वीडियो छोटा सा बनाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह अगला वीडियो मैं आपको ज़रूर बढ़ा दूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।